हाय व्यूअर्स। मैं हुसैन जावेद और मेरे साथी उमर जावेद सिने सागा के एक और स्पेशल एपिसोड को लेके आपके साथ हैं। सिने सागा में आप जानते हैं कि अंडरवर्ल्ड की सीरीज इस वक्त जारी उसारी है और आज जिस फिल्म के ऊपर मैं और उमर भाई चर्चा करने वाले हैं, इस फिल्म का अपना एक मकाम है, इस फिल्म का अपना एक नाम है, इस फिल्म का अपना एक दबदबा है जब अंडरवर्ल्ड फिल्म्स की बात आती है। और क्यों ना हो, अगर देखा जाए तो अपने दौर के एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन की अंडरवर्ल्ड के हवाले से ये बहुत ही स्पेशल फिल्म है। वैसे तो हमने उनको डॉन बनते देखा है, हमने उनको अग्निपथ में भी देखा है, लेकिन यहाँ जो राम गोपाल वर्मा जो कि अंडरवर्ल्ड फिल्मों के स्पेशलिस्ट रहे हैं, उन्होंने जिस तरह अमिताभ को सुभाष नागरे के रोल के अंदर ढाल दिया है सरकार फिल्म में, वो कमाल है। तो सरकार हमारा आज का टॉपिक है और इससे पहले कि इसके मजीद पर्दे खोलें, हम हाल चाल पूछते हैं उमर भाई का। जी उमर भाई, क्या हाल चाल है आपके? बस जनाब, बड़ी खतरनाक मूवी चुनने के बाद आप हाल पूछ रहे हैं। काफी जो है वो अंडरवर्ल्ड के हवाले से। एक तो अंडरवर्ल्ड हो, फिर अमिताभ बच्चन खुद भी हो, फिर तो फिल्म की जो है वो जी, वाकई बहुत। देखे ना, अंडरवर्ल्ड की सीरीज है, इसमें मैं और आप कोई ऋषिकेश मुखर्जी की हल्की फुल्की फिल्मों की बात तो कर नहीं सकते। इस सीरीज की हर फिल्म में गन, वो तो आपको पता है, वो तो है ही है। तो बिल्कुल। सरकार फिल्म 2005 जुलाई में हमारे सामने आती है। तो इससे पहले इस फिल्म पे हम अपनी चर्चा करें, एक बात इस फिल्म के बारे में कही जाती है, कुछ लोग इसको कॉम्प्लीमेंट देते हैं, कुछ लोग इस पे क्रिटिसाइज भी करते हैं कि कहीं ना कहीं इस पे गॉड फादर की बहुत गहरी छाप है। तो उमर भाई, आप इस बात से एग्री करते हैं? देखिए हुसैन भाई, ये सरकार मूवी नहीं, बॉलीवुड की कई मूवीज को कह दिया जाता है कि यार इनमें गॉड फादर की छाप है। हालांकि गॉड फादर मूवी आपने भी देखी है। उसकी हम किसी और मूवी की, खास तौर पर 2.5-3 घंटे मूवी की छाप इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि गॉड फादर आप जानते हैं उसका जो टाइम पीरियड है बहुत ज्यादा है। टाइम स्पैन बहुत ज्यादा है। यानी वीएचएस के दौर में वो फिल्म तीन तीन यानी कैसेट्स पर दस्तयाब होती थी। सीडीज के दौर में गॉडफादर की 3 सीडीज होती थी। ये बता रहा हूँ जो मैं, उसका वॉल्यूम इतना ज्यादा है। पूरी तरह कुक्ड स्टोरी है। अब गॉडफादर की फिल्म का 2.5-3 घंटे की किसी फिल्म से कह देना जी उससे इंस्पायर है, वो एक हद तक तो होता है। एक हद तक तो है। सरकार फिल्म जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, एक हद तक तो है। फैमिली स्ट्रक्चर जिस तरीके से वो होता है, फिर वो फैमिली की तरफ ही सारा विरासत, अपना गैंगस्टर गैंगस्टर की सारी लेगसी करना, इस हद तक तो है। लेकिन अब इसके अंदर पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है सरकार के, उसको आप क्या कहेंगे? गॉडफादर में वो खुद तो पॉलिटिशियन, खुद इस तरीके से जिस तरह सरकार फिल्म में दिखाया गया पूरी पॉलिटिक्स को काबू करना, मुंबई को, महाराष्ट्र को, गॉडफादर में इस तरह की चीज नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि गॉडफादर से आइडिया कंसीव जो है वो किया गया, लेकिन इंस्पायरेशन मेरा ख्याल है जरा ज्यादा भारी लफ्ज। जरा ज्यादा ठीक है। एक और बात इसमें ये भी कहते हैं सर कि इस फिल्म की जो थंब लाइन है, मतलब इसके जो आप कह ना कि इसकी जो टैग लाइन है, वो ये है कि जब अमिताभ बच्चन सुभाष नागरे के रोल में कहते हैं कि मुझे जो सही लगता है मैं वही करता हूँ, चाहे वो भगवान के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, पुलिस कानून या सारे सिस्टम के खिलाफ क्यों ना हो। ये जो उनकी टैग लाइन थी, जिस तरह उन्होंने सरकार को, हम ये कह सकते हैं कि जो आपने कहा ना कि गॉड फादर के थोड़े से एस्पेक्ट इसमें हैं। आप समझते हैं कि एज अ डायरेक्टर रामू ने बहुत उम्दगी से उन चीजों को इंडियनाइज किया है जो थोड़े से एस्पेक्ट इसमें गॉड फादर के थे, जो उसमें ओरा मॉडर्न ब्रांडों का था, कि खौफ था, उसका एक खौफ था। वही खौफ सुभाष नागरे का भी था, चाहे वो महाराष्ट्र के सियासतदान हो या उनके अंडर काम करने वाले अंडरवर्ल्ड के दूसरे लोग हो या उनके दुश्मन हो। तो आप मानते हैं कि रामू ने उम्दगी से इस चीज को इंडियनाइज किया? हाँ, ये अब आपने सही बात की कि इसको सही तरीके से इंडियनाइज्ड किया। इंडियनाइज्ड किया, ठीक है, कल्चरल एस्पेक्ट से और जिस तरह आपने कहा खौफ के एस्पेक्ट से। लेकिन इस फिल्म का आप मेरे से जो वीक पॉइंट अगर पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा एग्जरेशन है। यानी कोई भी आदमी जो जरा सा भी जानता है, बल्कि 80s और 90s के इरा में जो वहां की अंडरवर्ल्ड को समझता है, अंडरवर्ल्ड को उसने स्टडी किया हुआ है, खबरों को देखा हुआ है अंडरवर्ल्ड की, अंडरवर्ल्ड के हवाले से लिखे जाने वाले जो एसेज हैं, आर्टिकल्स हैं, उनको देखा हुआ है। तो वो ये ऐसे दिखाई देता है कि फिल्म में बहुत ज्यादा एक्सजरेट कर बताया हुआ है। जैसे पूरा महाराष्ट्र ही
जो है वो कंट्रोल हो रहा है अंडरवर्ल्ड के जरिए, मुंबई पूरा कंट्रोल हो रहा है अंडरवर्ल्ड के जरिए। मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स, जब अंडरवर्ल्ड अपने अरूज पर थी, अंडरवर्ल्ड अपने पीक पर थी, तब भी मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूशंस थे उनके मुख्तलिफ लोगों को तो कंट्रोल किया जा रहा था। लेकिन जिस तरह इस फिल्म में दिखाया गया है कि एक इशारे पर सब कुछ ऐसे हो रहा है, ये जारी बात है, थोड़ी सी एग्जैजरेशन है, लेकिन गॉड फादर के मुकाबले में वो इंडियनाइज्ड वाली बात ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये जो आपने बात की ना कि थोड़ी सी इसमें एग्जेजरेशन है, अगर मैं ये कहूँ, क्या मेरी इस बात से इत्तेफाक करता है? मुझे लगता है कि सुभाष नागरे की शख्सियत के दो मुख्तलिफ रूप दिखाए हैं इसमें रामू ने। एक तो वो कि वो अंडरवर्ल्ड डॉन है, जो आपने भी बताया, जो हम सब जानते हैं वही। लेकिन एक उसका और उसका दबदबा जो था, मुझे वो लगा है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप इसमें अपनी राय दें। महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में देखते मुझे लगता है सुभाष नागरे को एक तरफ अंडरवर्ल्ड डॉन दिखाया गया, दबदबे के हवाले से एक तरफ से उसका दबदबा वैसे ही दिखाया गया है जैसे कि बाला साहब ठाकरे का महाराष्ट्र के ऊपर दबदबा था। तो मुझे तो ये दो धारी तलवार लगता है। आप इस बात से एग्री करते हैं? देखिए, बड़े जो संजीदा और सीरियस फिल्म के क्रिटिक्स हैं, उन्होंने भी ये बात कही है कि ये सरकार के करेक्टर में कहीं ना कहीं बाल ठाकरे का करेक्टर, बाल ठाकरे की झलक जो है वो झलकती है। अब जो लोग जानते हैं उन्हें तो पता होगा कि बाल ठाकरे वो थे कि जिन जो 80s 90s, बल्कि 201 2 3 तक भी, यानी जिनके एक इशारे पर मुंबई हिल जाता था, एक इशारे पर मुंबई, क्योंकि वो मराठियों के लीडर थे, मराठा लीडर थे, मराठों को, यानी मराठा खुद तो नहीं, मराठों मराठी पॉलिटिक्स करते थे, तो मुंबई में काफी दबदबा था। लेकिन दो तीन ऐसे फैक्ट्स हैं कि जो जो है जेल में रखते हैं तो हमें पता चलता है कि सरकार नहीं है। एक तो ये कि बाल ठाकरे के अंडरवर्ल्ड के साथ भले ही ताल्लुकात होंगे, वहां अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ उठना, उनको मिलना जुलना होगा, सलाम दुआ होगी, लेकिन बाल ठाकरे कभी खुद अंडरवर्ल्ड का हिस्सा नहीं रहे। बाल ठाकरे बिल्कुल। एक अखबार के कार्टूनिस्ट थे, फिर उन्होंने पॉलिटिकल स्ट्रगल की, मराठी पॉलिटिक्स की, मराठी के बाद एंटी साउथ इंडियन, फिर किसी हद तक वो एंटी मुस्लिम भी छाप उनकी लगी बाबरी मस्जिद गिरने के बाद, खास तौर पर पॉलिटिक्स में उनका था। और उनका सारा दबदबा जो है वो पॉलिटिक्स की वजह से था, ना कि इस वजह से कि इनका अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक है। उनका सारा दबदबा पॉलिटिक्स और मराठीइज्म की वजह से था। तो जब उनका ये एस्पेक्ट देखते हैं तो फिर लगता है कि यार नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है। अच्छा, इस पे जहाँ सुभाष नागरे का रोल है, वहां उसके बेटों का बहुत अहम रोल है। अगर देखा जाए तो कहानी सुभाष के बाद उसके बेटों के गिर्द घूमती है। एक वो बेटा जो बड़ा बेटा है, विष्णु नागरे, जिसकी अपने बाप से नहीं बनती, जो माँ के ज्यादा क्लोज है, लेकिन उतना ही जिद्दी है। सरकार की ताकत को एंजॉय करना उसको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसके पास दिमाग नहीं, अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं, जिसका फायदा सरकार के दुश्मन भी उठाते हैं। और वो उसको इस हद तक इस्तेमाल करते हैं कि विष्णु उल्टा ताकत के लिए अपने बाप की जान देने पर भी मजबूर हो जाता है। और एक बेटा है शंकर नागरे, कम गो है, सोचता बहुत है, और ताकत को रखना पसंद है, लेकिन ताकत को अकल से इस्तेमाल करने पे उसका, ये मतलब ये उसकी क्वालिटी, और सरकार के क्लोज भी हुई। शंकर जो है वो बहुत ज्यादा क्लोज है। तो ये दो भाइयों का कॉन्ट्रास्ट आप देखते कैसे हैं? मतलब मुझे वो सीन आता है याद कि वैसे तो छोटा भाई अपने भाई को भी प्यार करता है, लेकिन जब वो सूरत सामने आती है जहाँ उसको अपने भाई को मारना पड़ता है कि ये मेरे बाप को मारा है, और वो जाके अपने बाप को ये कहता है कि मैंने भैया को मार दिया है। और इतना एतमाद होता है सुभाष को अपने छोटे बेटे पे कि अगर इसने मारा है तो उसने सही किया होगा। तो कैसे देखते हैं इन दो भाइयों के कॉन्ट्रास्ट को आप? देखिए, ये अब के मेनन और अभिषेक बच्चन का मुकाबला करने वाली बात है। इसमें जो किरदार के मेनन को दिया गया वो उन्होंने निभाया, जो अभिषेक को दिया गया उन्होंने निभाने की कोशिश की। छोटा बेटा यानी अभिषेक है। इसका पॉजिटिव पहलू क्या है, इस टकराव का जो भाइयों में फर्क है, वो ये दिखाने की कोशिश की गई है, जहां तक मैं समझ पाई हूँ, कि अंडरवर्ल्ड के अंदर होते भी जहां आखिरी ताकत गन की है, जहां पावर इज इन द बैरन ऑफ गन वाला असूल है, यानी ताकत जहां बंदूक की नली में, अंडरवर्ल्ड के अंदर रहते हुए भी दिमाग का इस्तेमाल करना होगा अभिषेक की तरह। आपने इस तरह कहा कि रहीम भी होना पड़ेगा, सोचकर मामलात को तय करना पड़ेगा, वरना फिर वो के मेनन जैसा अंजाम होगा। सिर्फ इस फिल्म नहीं, अंडरवर्ल्ड पर जितने भी कामयाब फिल्में, उससे पहले भी हमने बात की, आइंदा भी हम करेंगे, उनमें जब खास तौर पर दिखाती है ना कि अंडरवर्ल्ड की
दुनिया के अंदर जितना मर्जी वायलेंस हो, तशद्दुद हो, लेकिन जो दिमाग इस्तेमाल नहीं करता, जो माइंड अप्लाई नहीं करता, वो भी नाकाम रहता है। यहाँ वायलेंस के साथ साथ माइंड भी चाहिए। अभिषेक बच्चन को इसमें बड़ा एक इंटेलिजेंट टाइप करेक्टर दिखाया गया है अपने भाई के मुकाबले में, और अपने बाप से बहुत ज्यादा प्यार करने वाला करेक्टर, जो अपनी मोहब्बत की बात भी नहीं मानता, अपनी माशूका की बात भी नहीं मानता कि मेरा बाप सही नहीं है, मेरा बाप सही रास्ते पर नहीं है, वो बात भी नहीं मानता। तो इसमें ये मैं समझता हूँ कि ये एक एक इसको आप रैशनल अप्रोच कह रहे हैं, रियलिज्म कह रहे हैं कि हर हर जो भी यानी पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस हो, हर तरह का हो, इसमें अंडरवर्ल्ड के अंदर भी जो है वो दिमाग की जरूरत होती है, माइंड की जरूरत होती है। आप समझते हैं, ये कहा जाता है कि ये वो पहली फिल्म बनने जा रही थी जिसमें ये लोगों में बहुत जोश था, यार अमिताभ बच्चन अभिषेक बच्चन का पहला टकराव होने जा रहा है, असल बाप बेटा फिल्म में भी एक दूसरे के, मतलब उनका रिश्ता फिल्म में भी यही है। लेकिन आपको भी पता है कि बंटी और बबली उससे पहले आ गई ये फिल्म उसके बाद में ही। लेकिन इस फिल्म में जिस तरह से रामो ने दोनों बाप बेटा को दिखाया है, आप समझते हैं कि अभिषेक बच्चन ने हक अदा किया अमिताभ बच्चन के सामने? कहीं आपको किसी सीन में लगे कि वो थोड़े दबे हुए हैं, या वो थोड़े अमिताभ के सामने एक्टिंग करते हुए नर्वस हो रहे हैं? आपकी क्या फीलिंग है इस वाले से? नहीं, दबा होना तो फिल्म में उनका करेक्टर ही इस तरह का था ना। फिल्म में उनके करेक्टर में कोई टकराव तो था नहीं कि उन्होंने टकराना है अमिताभ बच्चन से, कोई इस तरह का टकराव तो था भी नहीं मुकम्मल तौर पर के क्लैश होना है आपस में। फिल्म में उन्होंने एक बेटे का, एक ऐसा बेटा जो बड़े बेटे के मुकाबले में ज्यादा समझदार है, इस तरह का रोल अदा करना था। और जो आपने बंटी और बबली की बात की, वो तो खैर जरा मुख्तलिफ किस्सा था ना। उसमें अमिताभ बच्चन पुलिस वाले हैं और ये एक चोर है और एक कॉन मैन है, उनके पीछे लगे होते हैं। इसमें उनको एज अ बेटा जो है वो कास्ट जो आमने सामने इस तरह हुए, क्लैश नहीं था। ये अगर आप मेरे से पूछेंगे ना इस फिल्म का सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, तो इस फिल्म का सबसे बड़ा पॉइंट मैं ये कहूंगा कि अमिताभ बच्चन के साथ अभिषेक बच्चन का होना, और वो भी बेटे के रूप में होना, बेटे के किरदार में होना। बल्कि मुझे ये हैरत हुई कि इस फिल्म में अगर हम अभिषेक की एक्टिंग देखें, जाहिर बात है वो ना फिल्म में अमिताभ का मुकाबला कर रहे थे, ना उनकी ख्वाहिश थी कि मैं अमिताभ को मैंने टकराना है या इस तरह, ना वो उनका प्लॉट इस तरह था, ना करेक्टर उनका इस तरह का था। लेकिन उनको जो रोल दिया गया उसमें हुसैन भाई, मैं जाती अपनी बात कर रहा हूँ, आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, मुझे बहुत जबरदस्त एक्टिंग लगी अभिषेक बच्चन की। हालांकि उससे पहले वो बिल्कुल और तरह की फिल्में कर रहे थे, बिल्कुल और तरह की जी फिल्में कर रहे थे। वो क्या नाम था, बस इतना सा ख्वाब और जी रिफ्यूजी जी। और इस तरह की फिल्में कर रहे थे। ये पहली फिल्म थी जिसमें वो डिफरेंट एक चीज में उतरे, एक महाराष्ट्र के इतने सबसे बड़े गैंगस्टर का बेटा बनना, फिर उस लेक्सी को ओन करना। तो मुझे उनकी एक्टिंग बहुत जबरदस्त लगी। जब मैंने सरकार फिल्म देखी तो मेरा एक परसेप्शन था, कई लोगों की तरह शायद आपका भी हो, कि अब अभिषेक उठेंगे, अब हाँ अभिषेक उठ रहे, कि अमिताभ बच्चन ने एक फिल्म में आकर अपने बेटे की उंगली पकड़ ली, इसको उठाया, ये अब उठेंगे, अब आगे भी इनका कामयाबी का सफर होगा। लेकिन जो सच्ची बात है, इस फिल्म के बाद अभिषेक ने, मायूस का लफ्ज अगर ना भी कहूं तो ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं किया व्यूअर्स को। हाँ, ये उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक एक्टर के तौर पे एक अच्छे एक्टर हैं, एक सेंसिबल एक्टर हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो एक उन पे प्रेशर सारी उम्र है ना कि अमिताभ के बेटे हैं, तो लोग उनमें एक अमिताभ बच्चन, एक डॉन, एक विजय दीनानाथ चौहान, एक विजय, उसमें विजयिज्म उसमें ढूंढ रहे होते हैं, जो उसके साथ ज्यादती भी, और इस दबाव से वो निकल नहीं पाए। और लेकिन ये एक अच्छा स्टार्ट था, आपने सही कहा, ये फिल्म उनके लिए एक टेक ऑफ था, लेकिन वो सही तरह से टेक ऑफ कर नहीं सके। लेकिन मेरे हिसाब से सर दो सीन बहुत अच्छे हैं जहाँ पे अभिषेक ने अपनी एक्टिंग की डेप्थ दिखाई। एक तो वो सीन जब वो बिल्कुल बेबस होते हैं, उनके बाप को गोली लग चुकी है, वो जेल में, और वो बेबसी से भागते हुए पुलिस के पास जाते हैं कि आप उनको सही तरह सिक्योरिटी क्यों नहीं दे रहे। तो जो पुलिस का आईजी जो बिक चुका होता है, वो कहता है कि यार उसको मरने दे जेल में। तो वो कहता है कि कितने पैसे लिए हैं तुमने सरकार को मारने के लिए? तो वो आईजी को थप्पड़ मारता है। या उनको एहसास होता है कि यार मैं किस ताकत के सिंहासन पे था और आज मैं कितना मजबूर हूँ। और दूसरी बार वो अपने बाप के दोस्त के पास जाते हैं उसकी मदद लेने, कि पुलिस कुछ नहीं करी, आप कुछ करें, उसके घर पे बैठ के, जिसपे सारी उम्र सरकार के एहसान होते हैं। उसका नाम होता है, कैरेक्टर का नाम सिल्वर मनी। सिल्वर मनी कहता है जिसने पहली उस शंकर के लिए सिपाही तैयार की होती है अपने घर पे, और सरकार के दुश्मन को बुलाता है और क्या सफाकी से कहता है कि इसको मेरे सामने मत मारो, इसको जरा बाहर ले जाके मारो, क्योंकि, और सीधा दिमाग में मारना ताकि फौरन मौत हो जाए, सरकार से मेरी पुरानी
जारी रही है, इतना कंसेशन तो मुझे देना पड़ेगा। और कैसे वहां से भागते हैं अभिषेक और वो फिर दोबारा से एक ताकत की कुर्सी पे आते हैं। तो ये जो अप्स एंड डाउन थे ना, ये शंकर नागरे के रोल में अभिषेक बच्चन ने बहुत ही अच्छे दिखाया। हाँ जी, कोई शक नहीं इस बात में। और इसमें हुसैन भाई, अब मेरा आपसे सवाल वही होगा, जिस तरह हम हर वीलॉग में मुकाबला करते हैं प्लॉट वर्सेस कास्ट का मुकाबला हम करते हैं प्लॉट के साथ। अब मेरा आपसे एक बड़ा सीधा साधा सवाल है जो व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे। अगर इस फिल्म का ये प्लॉट सेम हो, कहानी सेम हो सारा, इसमें अगर अमिताभ को एक्सक्लूड कर दिया जाता और किसी और को जो है वो ये मौका दिया जाता, तो क्या ये फिल्म इस काबिल होती कि इस पर मैं और आप आज बात कर रहे हैं? आपको याद होगा ऑफ द रिकॉर्ड हमने आपस में बात की थी कि जिन लोगों ने इसको क्लब किया था ना गॉडफादर के साथ, तो मॉर्लन ब्रांडो को इतना बड़ा रोल बॉलीवुड में 2005 में ये फिल्म आई, 2005 के हवाले से देखे ना, तो जिस एक्टर ने आपको और मुझ जैसे व्यूअर्स जिन्होंने गॉडफादर के सब पार्ट देखे हैं, जिन्होंने सरकार की पूरी सीरीज देखी है, हमें इतना फील नहीं हुआ, क्योंकि हम अमिताभ बच्चन के ऑरा में और इंडियनाइज जो था सुभाष नागरिक उसमें खो गए थे। इतनी खूबसूरती से अमिताभ ने इसको किया कि हमें मॉर्लन ब्रांडो याद नहीं आया। तो यही सक्सेस है। और मेरा नहीं ख्याल सर कि इंडियन इंडस्ट्री में शायद कोई ऐसा रोल कर सकता है। हो सकता है कुछ मेथड एक्टर्स जो है इसको कर लेते, लेकिन जो इसमें सुभाष नागरिक के अंदर अमिताभ बच्चन फिट हुए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई और इसमें उस तरह फिट हो सकता था। यानी आपके ख्याल से जहां प्लॉट का अमल दखल है वहां पर फिर इस फिल्म की कास्ट का भी अमल दखल है, खासतौर पर अमिताभ बच्चन का अमल दखल है। क्योंकि अगर आप मेरे से बिल्कुल सर। प्लॉट की बात करेंगे, तो इससे मिलते जुलते प्लॉट इससे पहले भी आजमाए जा चुके हैं। सेम नहीं, लेकिन इससे मिलते जुलते प्लॉट अंडरवर्ल्ड के हवाले से आजमाए जा चुके हैं। बल्कि जो अंडरवर्ल्ड मूवीज के क्रिटिक्स हैं, जो फिल्म के क्रिटिक्स हैं, वो ये भी बात करते हैं कि इस फिल्म के मुकाबले में इससे पहले कई फिल्में अंडरवर्ल्ड की है जिनमें रियलिज्म ज्यादा था, जिनमें वो सत्या का नाम भी लेते हैं, परिंदा का नाम भी लेते हैं कि यार उनमें किसी हद तक रियलिज्म था। सरकार में रियलिज्म उस तरह नहीं, सरकार में जरा बहुत ज्यादा ही चीजों को फिल्मी बनाकर पेश कर दिया गया, यानी मसाला ज्यादा डल गया इस फिल्म में। अच्छा, मैं कहता हूँ बात सही है, ये एक एक हद तक सही है, लेकिन इसका एक पॉइंट पे हम डिबेट कर सकते हैं जरूर। परिंदा फिल्म जब आई, सत्या फिल्म जब आई, एक थी 1989 की फिल्म, जब हमने व्लॉग किया हमने उसमें बताया था। एक 1998 की फिल्म थी। ये जो थी ना, उन दोनों फिल्मों में, एक फिल्म में तो बॉम्बे का अंडरवर्ल्ड जो था वो पिनप रहा था, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा था 89 में, और 98 में अपनी पीक पे था, आपको पता ही है। 2005 में ना इन्होंने मेरे ख्याल में थोड़ा सा रामू ने बॉम्बे की जो सिचुएशन बदली है उसको भी दिखाया कि इनका सियासत में भी रोल हो गया है इसमें। अब बॉम्बे सिर्फ मैटर नहीं करता, महाराष्ट्र भी मैटर करता है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इसको नेक्स्ट फेज के अंदर दिखाया है रामू ने। तो इस लिहाज से मैं कहता हूँ कि ये इनका है फर्क। लेकिन जो आपने बात की रियलिज्म के हवाले से, तो पहली दो फिल्में ऑब्वियसली वो ज्यादा ऊपर है, इसमें कुछ नहीं, लेकिन 2005 के बाद और 2005 के अरसे में अंडरवर्ल्ड का वो जोर तो नहीं रहा मुंबई में या महाराष्ट्र में, ये तो वीक होना अंडर शुरू वर्ल्ड। हुआ। हाँ हाँ, हम वही कह रहे हैं ना कि नागरे के रोल को उन्होंने थोड़ा सा इसमें बांटा है कि दबदबा उसका बाला साहब ठाकरे का दिखाया है कि सियासत पर भी उसकी पकड़ है। उसको किंग नहीं बनना, वो किंग मेकर रहेगा। जो सीएम बैठेगा वो उसकी आशीर्वाद से बैठेगा, उसको सीएम नहीं बनना। तो ये फर्क दिखाया कि एक जमाने में वो अंडरवर्ल्ड का सही था, और सरकार ने अपने अपने हाथों से कितने लोगों को कत्ल भी किया होगा, लेकिन आज उसकी पोजीशन ऐसे है कि वो किंग मेकर बन चुका है, जबकि पिछली दो फिल्मों में ये चीज नहीं थी। नहीं थी, और उनमें कहानी को जरा कुक्ड भी बेहतर तरीके से किया गया था, यानी बैकग्राउंड भी थोड़ा सा दिखाकर और थोड़ा सा कुक्ड करके कि गैंगस्टर बनते किस तरह हैं, चाहे उसमें जैकी श्रॉफ हो, अनिल कपूर हो परिंदा में, या इस सतिया में खुद सतिया हो, ठीक है, बनता किस तरह। इसमें जरा कहानी डायरेक्टर बनी बनाई तरीके से शुरू की जा रही है सरकार की सूरत में, यानी पहले सीन से ही ये वाजे हो रहा है कि सरकार जब लोगों को इंसाफ देने की इंसाफ दे रहा है और सारा इस तरह करके पहले सीन से जो है वो कर दिया गया है। इसके पीछे मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिव कंडीशंस थी, क्योंकि अब तक 2005 का हम जिक्र कर रहे हैं, अब तक जो व्यूअर है वो इतना सियाना हो गया था कि जिसको आप करेक्टर्स की, एक्टर्स की, हीरोज की बचपन की कहानी सुनाए बगैर डायरेक्ट कहानी भी शुरू कर सकते हैं।
यानी आप वो 60-70s वाला व्यूअर नहीं है कि जिसको आप बताएंगे ये बच्चा पैदा हुआ, ये इस तरह पड़ा, या अमिताभ बच्चन इसमें ये रिएक्शंस थे। अब ये नहीं, ये थोड़ा सा अगला स्टेप था कि यार व्यूअर अब समझ लेता है, बस व्यूअर को पुरानी कहानियां ना सुनाओ, जो अभी हो रहा है वो करो। और ये बात सही भी उमर भाई, मतलब उन फिल्मों में हम आज भी उन फिल्मों को ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं आज के मुकाबले में। आप और मैं 70-80 की फिल्मों को ज्यादा में वो अच्छा लगता है माहौल, लेकिन अब ये एहसास होता है कि शुरू के 20-25 मिनट एक चाइल्ड आर्टिस्ट के साथ फिल्म जा रही है और हीरो उसके बाद आता है। आज इतना टाइम जाया नहीं किया जाता, जो मैं समझता हूँ सही बात है कि सीधा पॉइंट पर आए और फिल्म को स्टार्ट करें। ये भी वैसे अपनी अपनी थॉट है, मतलब कि कई राइटर्स का जो फिल्म राइटर्स है उनका मानना है कि नहीं यार, प्लॉट को पहले कुक करो, प्लॉट को पहले बनाओ, पहले वो चूल्हा ऑन करो, फिर उसके ऊपर तवा रखो, फिर उसको तवे को गर्म करो, फिर उसके ऊपर रोटी। ये अपनी अपनी थॉट है, ये कोई तवे को बना बनाया फॉर्मूला नहीं है। तवे को गर्म करने का तरीका बदल गया सर। पहले तवे पे रोटी बनती थी, अब तो माइक्रोवेव से काम हो जाते हैं। अब वो हीरो को दिखा के उसके फ्लैशबैक की टेक्निक इस्तेमाल कर लेते हैं कि फ्लैशबैक में ये हुआ था, तो उसको बचपन में दिखाने की जरूरत नहीं। बहरहाल ये एक डिबेट का एक और टेक्निकल एस्पेक्ट था जो मैं और उमर भी आपस में इस तरह कर रहे थे। अच्छा, इसमें उमर भाई एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि इस फिल्म मैं का जो एक चीज बता चलूं, ये फ्लैशबैक भी सदियों पुरानी टेक्निक है। हाँ हाँ फ्लैशबैक भी सदियों पुरानी टेक्निक है। आज से 2-2.5 हजार साल पहले हम ग्रीक प्लेस पढ़े तो फ्लैशबैक वहां से यूज होना शुरू हुआ वाह, है। ये कोई नई क्या चीज क्या देखिए उमर भाई ने क्या जबरदस्त बताया कि जिसको हम फिल्म में एंजॉय करते हैं, ओटीटी हो या एक आम फिल्म हो, ये 2000 साल पुरानी टेक्निक है। जबरदस्त इजाफा किया उमर भाई ने, बहुत जबरदस्त। अच्छा, एक इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको याद होगा कि जैसे विष्णु एक जज्बाती बच्चा था और अपने वो जज्बात के गुस्से की बिना पे मर भी गया, सरकार के दुश्मन भी दो, उसमें भी दो किस्में थी। एक बिल्कुल इमोशनल, जज्बाती, बस मार दो, घर में घुस के मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने अपनी सी कोशिश भी की, उसमें वो नाकाम हो गए। लेकिन उनके दुश्मनों में एक बहुत घाघ आदमी था जो स्वामी था, जो वैसे तो एक पंडित था लेकिन उसकी सोच थी कि और वो यही कहता था कि सरकार को मारने की जरूरत नहीं, उसकी सोच को मारने की जरूरत है। और उसने आइडिया दिया कि विष्णु को इस्तेमाल करो, बजाय पूरी फौज लेके सरकार से टकरा जाओ। स्वामी का रोल बहुत अच्छा था सर। और फिर एंड में आपको याद होगा जब आहिस्ता आहिस्ता ताकत आती है शंकर के पास, तो शंकर उसके पास जाता है, जब एक एक दुश्मन को ठिकाने लगा देता है, तो वो उस टाइम भी इबादत कर रहा होता है, तो उसके पीछे ना उसको हल्की सी ठोकर मारता है। वो पीछे देखता है तो पीछे होता है शंकर नागरे, तो उसकी सिट्टी गुम हो जाती है। तो वो कहता है कि बेटा गीता में लिखा है। तो शंकर फौरन कहता है कि मैं भगवान को नहीं मानता। तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, एक गन दिखाता है और अपना हाथ दिखाता है। और फिर क्या हिदायतकारी थी रामू की कि स्वामी ने मुंह से कोई डायलॉग नहीं बोला। उसकी आंखें कभी गन को देख रही थी और कभी हाथ को देख रही थी, और हाथ पे टिक गई, यानी मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उसकी बेस पे कैसे मास्टरमाइंड को अनफोल्ड किया शंकर नागरे ने कि इस पूरी स्कीम के पीछे था कौन। तो जरा बताएं व्यूअर्स को कि स्कीम के पीछे था कौन। ये आपका शरा वाजे तौर पर जो है वो चीफ मिनिस्टर की तरफ है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये चीफ मिनिस्टर सारा वही जो मैंने कहा ना कि इस फिल्म को पॉलिटिक्स के साथ क्लब करके भी दिखाया गया है, बहुत ज्यादा बल्कि पोलिटिसाइज करके भी दिखाया गया है। तो पता चलता है कि सारी गेम जो है वो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं। अब यही मैं आपसे थोड़ी देर पहले कह रहा था हुसैन भाई, अगर इतने बड़े स्कैम्स होते कि चीफ मिनिस्टर इस तरह की गेम्स कर रहे होते तो जाहिर बात है पॉलिटिक्स में ये चीजें छुपती नहीं है। उस आज का चले नहीं, लेकिन उस दौर का मीडिया आजाद था, अखबारात इंडिया के आजाद थे, न्यूज चैनल आजाद थे। इस हद तक चीजें हो रही होती तो ये चीजें निकल आती बाहर के जी महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर लेवल तक ये काम हो रहे हैं। ऐसे किसी चीफ मिनिस्टर पर ये हुए हैं कि अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक है, किसी बंदे से मिल ली है, किसी के साथ तस्वीर आ गई है अंडरवर्ल्ड के बंदे के साथ, लेकिन इस तरह की गेमों का नहीं है। बहरहाल एज अ फिल्म ये अच्छा एक दिखाया है, एज अ फिल्म इसको हमने एंजॉय किया कि यार ये सारी गेम चीफ मिनिस्टर जो है वो कर रहे हैं। ये एक फिल्म देखने की हद तक एंजॉयबल बात। और वो सीन बहुत अच्छा था जब चीफ मिनिस्टर की आंखों में आंखें डाल के शंकर कहता है कि आपका कच्चा जट्टा स्वामी ने खोल दिया और सीबीआई की टीम आती होगी। और उसकी आंखों में आंखें डाल के सीएम कहता है कि बच्चू चीफ मिनिस्टर मैं हूँ, इंक्वायरी में 2 दिन से छूट जाऊंगा, 2 दिन में छूट जाऊंगा। तो शंकर कहता है यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम छूट जाओ, यही तुम बाहर तो और जरा तुम्हारे लिए गोली तैयार है। तो जबरदस्त वो था कि ये मेरा ट्रिप का पत्ता है जो मैंने खेल दिया। तो बहुत अच्छा था। आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि इस फिल्म का बुनियादी ख्याल उस पुरानी हिंदू फिलॉसफी पर है जो आज भी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, साम दाम दंड भेद।
तो वाकई ये उस पे बेस कर रही थी फिल्म। थोड़ा सा जरा एक्सप्लेन करें एक दो लाइंस में मेरे लिए, व्यूअर्स के लिए। सर साम दाम दंड भेद, नहीं यानी नहीं, वो अपना मैं काम। जानता हूँ, सावधान भेद धन तो मैं जानता हूँ। इस फिल्म को आप कैसे उससे रिलेट कर रहे हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ। जैसे आप इसमें शंकर का मोडस ऑपरेंडी देख लें कि सरकार के जो दुश्मन थे जिनको उसने मारना था उनको दंड दे दिया, किसी को पानी में पत्थर से बांध के मार दिया, किसी को मंदिर से निकलते हुए मार दिया, किसी को राह चलते उसकी टारगेट किलिंग कर दी। और स्वामी उसने कहा ये सोच वाला बंदा है, इसको मारने के बजाय इसकी सोच अपने साथ इस्तेमाल करो, तो कुछ धमकी दे के तरगीब दे के उसको अपनी तरफ कर लिया। तो यही था साम दाम दंड भेद। नहीं, इस तरह की टेक्निक्स तो फिर हमें बहुत पहली वाली फिल्मों में भी नजर आती है। उसको सिर्फ इस फिल्म तक महदूद करना, इससे पहले वाली फिल्मों में भी हमें इस तरह की बहुत सी टेक्निक्स नजर आती हैं, इस तरह का। की वजह है कि इसके बैकग्राउंड स्कोर का एक जो म्यूजिक था ना, उसी में ये बज रहा था साम दाम दंड भेद, यानी इसका ढिंडोरा बहुत पीटा गया इस फिल्म के अंदर। हाँ, आपकी बात सही है, लेकिन ये बात इस फिल्म को इस बुनियाद पर कोई डिफरेंट नहीं बनाती, क्योंकि इस तरह मेरे जहन में फिर वो कई थीम्स आ रही हैं अमिताभ बच्चन की मूवीज की, बल्कि कई लेटेस्ट मूवीज की भी, 2001 2 3 की मूवीज की भी, कि कभी वो पता चलता है अगर हम डेथ पे जाए कि यार ये अर्जुन के करेक्टर से इंस्पायरेशन है, ये कृष्ण से इंस्पायरेशन है, ये राम की, लॉर्ड राम की तरह जो है वो हीरो को डिपिक्ट किया जा रहा है, और विलन को रावण की तरह किया जा रहा है। बल्कि इस तरह की ये आपकी बात अपनी जगह सही है, लेकिन इस बात से इस फिल्म को हम नहीं कह सकते कि यार इस फिल्म का कोई इंफरादी पहलू था, इस फिल्म में कोई इंडिविजुअल अप्रोच थी। ये इस तरह की अप्रोच तो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के दौर से जो है वो शुरू होती रही है और चलती रही है। और वेरी वेरी वेल सेड सर। आखिरी दो सवाल जो मेरे जहन में, आपके जहन में भी कोई बात आती है तो जरूर शेयर करें। एक ये सर कि आप अंडरवर्ल्ड पे फिल्म बना रहे हैं, ठीक है, अंडरवर्ल्ड की फिल्म है, महाराष्ट्र में दिखा रहे हैं, और हम सब जानते हैं जब अंडरवर्ल्ड की बात होती है तो मुंबई अंडरवर्ल्ड की बात होती है। और मुंबई अंडरवर्ल्ड में इन रियलिटी मुस्लिम फैक्टर बहुत अहम है। ये तो एक एक हकीकत है कि आप एक फिल्म बना रहे हैं, पूरी सीरीज बनाई है, लेकिन आपने सत्या में भी, आपने कंपनी में भी, आपने खासकर सरकार सीरीज में कोई मुस्लिम अंडरवर्ल्ड का बंदा ही नहीं दिखाया। मतलब ये क्या बात है? ये मुझे ये एक ना रामू का फ्लॉ लगा उनके अंडरवर्ल्ड फिल्मों के अंदर, जिनको माना जाता है, जिनको आप और मैं मानते हैं कि मुस्लिम फैक्टर से उन्होंने कन्नी कतराई है। अब आई डोंट नो कि उन्होंने जानबूझ के उसको इग्नोर किया है, जो मैं नहीं समझता कि रामू जैसा जान दीदा बारीक बीन किस्म का हिदायतकार इस हकीकत को फरामोश कर सकता है। आपका क्या ख्याल? यार ये बड़ा अहम पॉइंट उठाया आपने, और जो सच्ची बात है कि आई मस्ट कन्फेस के इस तरफ मेरा जहन नहीं गया। ये आप बड़ी अहम बात उठा रहे हैं कि वाकई ही इन जिन फिल्मों का नाम लिया आपने, इसमें किसी मुस्लिम करेक्टर को नहीं दिखाया गया। और ये बात हम यहाँ बताते चलेंगे नहीं। हुसैन भाई का बात करने का मतलब ये है कि जो असल में अंडरवर्ल्ड बम्बई की रही है 70s 80s 90s में, उसमें हकीकत में असल करेक्टर्स जो कई मुसलमान हैं उनका बड़ा अहम किरदार रहा है अंडरवर्ल्ड की लाइफ में। बेशक वो एक तो दाऊद इब्राहिम जैसे बंदे वो सामने आ जाते हैं, वो बात दूसरी, लेकिन उसके अलावा भी जो सेकंड टीयर थर्ड टीयर पर होते थे, तो उसमें मुस्लिम्स का काफी ज्यादा अहम किरदार रहा है। ये बड़ा अपने अहम जानिब तवज्जो दिलाई। इसके पीछे फिर मैं यही कहूंगा कि शायद वो किसी मुस्लिम करेक्टर को नेगेटिव तरीके से पोर्ट्रे ना किया जाए, लेकिन मुस्लिम्स को जो वास्तव फिल्म हमने की थी संजय दत्त की, तो उसमें भी परेश रावल का करेक्टर एक मुसलमान का था, बेशक कम था, लेकिन उसको एक अच्छा करेक्टर दिखाया गया था, लेकिन दिखाया अंडरवर्ल्ड की तरफ से गया था। तो मेरे ख्याल से यार ये शायद एक कॉन्शियस कॉन्शियस कोशिश हो, एक शोरी कोशिश हो कि यार किसी मुसलमान को ऐसे ही ना दिखाया जाए। इन पर पहले इस तरह की जो है वो छाप, पहले भी इन पर इस तरह की कई फिल्म, मेरा जाती ख्याल ये। हाँ, क्योंकि देखे ना, अगर आपको याद होगा हमने परिंदा फिल्म की बात की तो उसमें आपको अब्दुल का किरदार याद होगा जो सुरेश ओबराय ने किया। आपने वास्तव में खुद बात कर दी कि उसमें जो सलमान का रोल था जो कि परेश रावल ने किया। ब्लैक फ्राइडे आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, उसमें भी जो था एक मुस्लिम रोल थे। तो रामू ने सत्या जैसी फिल्म में और कंपनी में, और अभी जो उनकी एक हर फिल्म मोनो फिल्म है, सोचने की बात है कि अब आई डोंट नो कि उन्होंने क्यों इसमें किया। बहरहाल वो आपका पॉइंट है कि मे बी उनकी सेकुलर अप्रोच होगी, या मे बी आई डोंट नो कि उसमें ऐसी क्या बात है, क्योंकि 90s में अगर आपने फिल्में बनाई हैं,
आप दाऊद जैसे किरदार को साइड पर रख के फिल्में बना कैसे सकते हैं? ये मेरी समझ से बाहर है। तो ये मुझे थोड़ी सी ना, एक आप दाऊद समझ लें कि जैसे दाऊद जैसे भी, और फिर हम जानते हैं भिंडी बाजार के अंदर जिस तरह 90s हाँ में 80s में हाँ, अंडरवर्ल्ड एक्टिव रहा, भिंडी बाजार जो मुंबई के मुसलमानों का एक इलाका है, और सारा ये बड़ा अहम पॉइंट आपने आपने रेज किया, ये बड़ा अहम पॉइंट। आखिरी सवाल, सरकार फिल्म की कौन सी ऐसी मतलब कौन सी ऐसी मुनफरिद खासियत है जो आपको लगता है कि कंपैरेटिवली दूसरी अंडरवर्ल्ड फिल्म से इसको थोड़ा सा मुनफरिद साबित करती देखिए, मैंने ये बात शुरू में भी कही थी कि इसका सबसे जो एक मुनफरिद पहलू मुझे लगा, वो ये लगा कि अमिताभ बच्चन फर्स्ट टाइम, यानी बंटी रिपब्लिक के अलावा फर्स्ट टाइम जो है वो अपने बेटे के साथ एक आ रहे हैं, एक करेक्टर में आ रहे हैं, गैंगस्टर करेक्टर में आ रहे हैं। और अमिताभ बच्चन इससे पहले भी गैंगस्टर रोल्स कर चुके हैं, एज अ एक्टर गैंगस्टर काम कर चुके हैं, लेकिन अब वो एक भरपूर तरीके के गैंगस्टर हैं। अब वो डॉन से भी बढ़कर एक एक पूरे महाराष्ट्र के गैंगस्टर हैं, और साथ उनका बेटा है जो विरासत को संभालेगा। ठीक है, और वो असल में हकीकत में उनका बेटा होता है अभिषेक बच्चन। तो मेरे लिए आप फिल्म को अगर देखें तो मैंने तो फिल्म को इस चश्मे से पहन कर देखा कि यार अमिताभ बच्चन है और बेटा है, और ये फिल्म में भी जो है वो इस तरह जो है वो लेकर चल रहे हैं। मुझे तो इस बुनियाद पर ये फिल्म ज्यादा इंस्पायर। अच्छा, आप अगर मुझसे पूछ रहे तो मुझे ये फिल्म मुनफरिद इसलिए लगती है क्योंकि हमने, आपको याद होगा जब हम परिंदा फिल्म के ऊपर भी हमने काम किया था, तो उस वक्त भी ये था कि जो काम उस वक्त विदु विनोद चोपड़ा ने किया था ना, उनके काम से कई लोग इंस्पायर हुए, जिसमें अनुराग कश्यप भी थे, जिन्होंने बाद में सत्या लिखी और आज बहुत मशहूर हिदायतकार हैं। रामू पे बहुत इन्फ्लुएंस था उस फिल्म का, क्योंकि पहली दफा डार्क शेड्स दिखाए थे फिल्म के अंदर, रियलिज्म कह लें, डार्क शेड्स कह लें, वही चीज हमें, मुझे वो टेक्निक इसमें फील होती है सरकार में, कि हर तरफ ज्यादातर आपको वो लोग दिखाई देंगे जिन्होंने काले कपड़े पहने, कमरों के अंदर आपको सूरज की रोशनी इस तरह दिखाई देगी जैसे शाम बिल्कुल ढल रही है। ठीक है, तो ये जो था ना एक डार्क शेड, क्योंकि फिल्म भी डार्क है तो आपको एटमॉस्फेयर भी डार्क दिखाना है, बहुत ज्यादा लाइटिंग नहीं दिखाना। यही वजह है कि इस सरकार फिल्म में आपको बहुत कम सीन ऐसे मिलेंगे जो सही दिन की रोशनी के अंदर फिल्म बंद की हो। तो मैं इस टेक्निक से बहुत इंस्पायर हूँ। आपने समझते इससे मिलती जुलती टेक्निक परिंदा में भी लगाई गई है। मैं वही कह रहा हूँ कि वही तो फिल्म है जो रामू ने खुद कहा कि उस फिल्म ने मेरे ऊपर बड़े असरात मुरतब किए, और यही हमने उनकी फिल्म में देखा है। हाँ हाँ, बिल्कुल टेक्निक के एतबार से नया था। और सैन भाई इसमें ना एक और हमें दो तीन बातों का क्रेडिट देना जरूरी होगा। वो ये कि 98 में ये फिल्म बना लेना अंडरवर्ल्ड पर, या उससे पहले फिल्म बना लेना, वो थोड़ा सा मैं आसान इस सेंस में कहूंगा कि आपके सामने वाकयात हो रहे हैं, रोजाना अखबारात में मीडिया में रिपोर्ट हो रहे हैं, वहां से आपने मुख्तलिफ एंगल्स ले लिए, मुख्तलिफ फैक्टर्स को ले लिया। असल में जब एक चीज खत्म हो चुकी है, अंडरवर्ल्ड तकरीबन तकरीबन 2005 में खत्म हो गया, खत्म ना भी मैं कहूं तो कम हो गया, उसका जोर कम कम हो हो गया, हाँ, गया। कम हो गया। तब तब इस तरह की फिल्म को ऐसे बनाना और ऐसे पोर्ट्रे करना, और इसमें जिस तरह मैंने कहा कि मुकम्मल तौर पर फिल्माइज्ड कर देना चीज को कि यार पीछे यस, चीफ मिनिस्टर है और ये पपेट्स हैं, तो ये एक बड़ा कमाल, ये एक बड़ा कमाल है। और हमने थोड़ी देर पहले कहा ना कि अभिषेक को, जिस तरह आपने कहा कि लोग अभिषेक में अमिताभ बच्चन को तलाश कर रहे थे, लोग वो लोग जो है वो एक्चुअली ना ऑब्जेक्टिव कंडीशन को नहीं समझते कि यार अमिताभ जी जी, बच्चन का था उस दौर की ऑब्जेक्टिव कंडीशंस भी और थी। जब आप अभिषेक को तलाश कर रहे हो तो वो फिर ऑब्जेक्टिव कंडीशंस भी दूसरी हैं। तो अंडरवर्ल्ड मूवीज का चक्कर भी ये है। परिंदा की दौर में ऑब्जेक्टिव कंडीशंस दूसरी थी, 2005 में दूसरी थी, अब बिल्कुल ही दूसरी हो चुकी। बिल्कुल बहुत वैलिड पॉइंट है, और इस पे सोचने की जरूरत है कि फर्क पड़ता है, हर दहाई का अपना एक वाकयात की कंटिन्यूटी होती है, उसको देखना होता है, उसको बैकड्रॉप को भी देखना होता है। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि सरकार फिल्म के ऊपर हमने कोशिश की कि हमने जो इस फिल्म के अंदर से महसूस किया, चाहे वो उसके डार्क शेड्स हो, चाहे इसके अंदर वायलेंस हो, चाहे सियासत और अंडरवर्ल्ड का गठजोड़ हो, उसके ऊपर मैं और उमर भाई अपनी राय का इजहार करें। अपना बहुत ख्याल रखें। नेक्स्ट वीक एक और जबरदस्त फिल्म लेकर आएंगे जो अंडरवर्ल्ड की जिंदगी का अहाता करेगी। ऑल द बेस्ट। शुक्रिया।